चलिए, गुरुवार की सुबह इस हफ्ते का, इस कारोबारी हफ्ते का पेनल्टीमेट ट्रेडिंग सेशन, सेकेंड लास्ट ट्रेडिंग सेशन, और आज से नए महीने की शुरुआत हो रही है। हेलो अगस्त। अच्छा, जब मैं अगस्त की इमेजेस ढूंढ रहा था, ये तो प्रोड्यूसर साहब ने बदल दी, लेकिन इसमें भी आपको झलक दिख रही होगी। ज्यादातर इमेजेस में सनफ्लावर है, तो ऐसी अटर क्यूरियोसिटी के लिए मैंने सर्च करा कि कोई लेना देना है, तो ये सनफ्लावर्स का पीक ग्रोइंग सीजन होता है ग्लोबली, इसीलिए हेलो अगस्त में हर जगह आपको सनफ्लावर की इमेज पीले कलर के साथ हेलो अगस्त दिखता है आमतौर पर। चलिए, नया महीना आज से शुरू हो गया भाई। अच्छा, क्विकली बता दूं आज कहां का नजर रहेगी, उसके बाद कल रात क्या हुआ उस पर डिटेल में चर्चा कर लेंगे। नीरज जो वीरू तो आपको दिख ही रहे हैं स्क्रीन पे। आज निफ्टी 50 कॉन्ट्रैक्ट्स की एक्सपायरी का दिन। आज शाम को मेरे ख्याल से इंडियन टाइम के अनुसार 5 बजे के आसपास बैंक ऑफ इंग्लैंड अपना ब्याज दरों पर फैसला सामने रखेगा, क्योंकि आज से एक नया महीना शुरू हो रहा है। आज दिन भर मार्केट खुलने से पहले से आमतौर पर शुरू हो जाते हैं जुलाई के ऑटो सेल्स के आंकड़े, वो नंबर्स भी सामने आने शुरू हो जाएंगे। यूएस के वैसे आज शाम को इनिशियल जॉबलेस क्लेम्स का नंबर भी आना है। खैर, अब तो अभी फेड मीट निकली है, लेकिन नंबरों पे नजर रहेगी आपकी। रिजल्ट्स हेवी डे है, जैसे प्रोड्यूसर साहब ने एक्सप्लेन भी करा था आपको। 5 निफ्टी प्लस 3 वायदा बाजार की कंपनीज के नंबर्स अवेटेड है। और हाँ, रिएक्शन देना है उस फेड मीट आउटकम पे और जेरोमी पावेल साहब की कमेंट्री पर। उसी से शुरुआत करते हैं। इल्ले नथिंग, वर्ड्स could be सितंबर on the इस table. अगली बैठक इस सितंबर ओनली, September only. और उसमें ऐसा क्या हिंट दिया है जो प्रोड्यूसर साहब लिखे कि सितंबर की तैयारी? उन्होंने बोल दिया हाँ कि जो हमने कोशिश की थी वो रंग ला रही है, और अगर यही चल रहा, कोई मटेरियल डिस्टॉर्शन नहीं हुआ, तो सितंबर में रेट कट हो सकता है। तो तो अपने को ये बड़ी बात है। गड़बड़ा गई। अगर इलेक्शन के पर्पज से कर रहे तो अभी कर लेना चाहिए था, कुछ पर्कुलेशन में टाइम लगता। मैंने ये सोचा कि अभी करते तो ज़्यादा बढ़िया था, बट अगर अभी आपने कर दिया, मान लो कल रात में कर देते, और यहाँ से नवंबर में इलेक्शन है, बीच में डेटा बिगड़ गया, मान लीजिए इन्फ्लेशन का, तो इशू बन जाता कि बड़े होशियार बन रहे थे, फंस गए। अभी सितंबर में आप करोगे ना, इम्पैक्ट आते आते तो वोटिंग हो गई, तो पावेल साहब की कुर्सी एक बार और एक्सटेंड हो सकती है। तो आदमी रिस्क क्यों ले? कुर्सी एक्सटेंड नहीं होगी अगर ट्रम्प साहब आएंगे। नहीं, ट्रम्प साहब के तो पॉइंट ही है ये। तो ट्रम्प साहब जाते जाते बहुत लताड़ रहे थे, काटे नहीं थे, कुछ नहीं किया था ना, लेकिन अब तो फेवर में कर रहे हैं ना, काट कूट देंगे। तो इसलिए मुझे लगता है कि पॉलिटिकल वाला है, तो ऐसे समय को तो पता नहीं चलेगा इम्पैक्ट क्या हुआ इसका। तो इतने ओल्ड आदमी अगर रूल करेंगे तो हम यंगस्टर्स कहाँ जाएंगे? ओल्ड होने का इंतजार करेंगे आप। हाँ, ये कर सकते और क्या कर सकते, पूरे ग्लोब में यही चल रहा है। तो मतलब बेसिकली फेड ने कुछ किया नहीं, लेकिन क्लियर कट इंडिकेशन दे दिए हैं। ये एक्सपेक्टेड था, इसमें कोई हाँ, मार्केट ने ये एक्सपेक्ट कर लिया था, और सितंबर का कट 95% डिस्काउंटेड है। अब मेरे को डर ये लग रहा है सितंबर में कट के बाद कहीं सेल ऑफ ना आ जाए। सब कुछ आपने मान लिया कि सितंबर में कट जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। आप देखो ना, आज से ही इनवीडिया वगैरह 12-13% ऊपर है। सब जोश में है कि सितंबर में तो खेल हो जाएगा। ये मूड माहौल देख के बड़ा कंफ्यूज था, इन्फोसिस लाल जाएगा कि हरा जाएगा। इन्फोसिस की हेडलाइन आपने सुनी होगी, अभी स्टॉक्स न्यूज में आगे आएगी भी। खैर, इस बीच यूएस में मार्केट्स का परफॉर्मेंस कल का आपकी स्क्रीन पे तीनों बेंचमार्क दिखाएगी डायरेक्ट साहब। एक चौथाई डाउ, 1.5% एसएनपी और नैस्डैक 2.5% से ज्यादा का मूव बनाता हुआ नजर आया। तो वो न्यू एज टेक्नोलॉजी, वो सारा पैक और आउट परफॉर्मेंस, मैसिव आउट परफॉर्मेंस था। और आज सुबह के फ्यूचर्स और भी अच्छे मजबूत हैं भाई। फ्लैट से 1% तक उछाल, वही एसएनपी वही नैस्डैक आउट परफॉर्म फिर से करते हुए, ऐसा फ्यूचर्स इंडिकेट कर रहे हैं। तो मोमेंटम सिर्फ कल का नहीं था, आज भी शायद और फर्दर गेन्स यूएस के मार्केट्स ईक आउट कर सकेंगे। तब और अब की पहली प्लेट रख देता हूं, ये जो डिफरेंशियल है तगड़ा बन गया है। कल हम जब क्लोज हो रहे थे तब यूएस के फ्यूचर्स फ्लैट से 1% 1.25% मजबूत थे, उससे डबल तेजी हो गई। और आज सुबह के फ्यूचर्स मजबूत हैं, इसीलिए आप देखेंगे जो हैंडओवर मिला है हमको फ्यूचर्स वर्सेस फ्यूचर्स,
वो बहुत बढ़िया है। ऐसे एक बार क्विकली एशिया का पूरा मार्केट रख दीजिएगा और गिफ्ट निफ्टी तो कह ही रहा है हमारे मार्केट्स 1/3 यानी कि 70-80 पॉइंट गैप के साथ खुल सकते हैं। ये सिर्फ फेड का रिएक्शन है या कुछ, जैसे प्रोड्यूसर साहब हेडलाइन लाइन भी कह रहे थे, यूएस मार्केट में कल रहा कैसा दिन, हैंडओवर कैसा लग रहा है? देखिए हैंडओवर बढ़िया था, फेड का रिएक्शन था मोस्टली, हालांकि डेज हाई से थोड़ा थोड़ा नीचे है, लेकिन फेड का रिएक्शन था। तो बिल्कुल क्लियर दिख रहा है कि आप नैस्डैक का रिएक्शन देख लो, S&P का देख लो और रसल 2K का देख लो। आप नहीं चला कल रसल, क्योंकि सारा पैसा इधर आ गया कि यही ज़्यादा इम्पैक्ट आएगा। S&P चला, एक दिन में इतनी बड़ी रैली S&P में शायद साल भर बाद आई होगी, तो मेजरली इम्पैक्ट उसका था। और ख़ासतौर पे AI वाले, क्योंकि मेटा का रिजल्ट भी बहुत अच्छा है। आफ्टर आवर्स से मेटा बहुत ज़बरदस्त 10% की रैली दिखा रहा है, क्योंकि जो AI में इन्वेस्टमेंट किया था वो वर्क कर रहा है, एडवर्टीजमेंट रेवेन्यूज बढ़ रहा है उनका। तो रिजल्ट्स प्लस इनकी कमेंट्री की पूरी कहानी थी। अब इसमें एक चीज़ और इंटरेस्टिंग हो गई कल, कच्चा तेल फिर से $81 पे आ गया है, ब्रेंट ऑयल 4% की रैली बढ़ी निकले और उसके बाद खबर आई कि इजराइल ने ईरान पे, तेहरान में वो इस्माइल हानिया को अटैक करा और उसका कोई इम्पैक्ट ऐसा कुछ ग्लोबली दिख नहीं रहा बहुत ज्यादा। नहीं, उसका इसी का इम्पैक्ट है, क्रूड लिमिटेड $2 बढ़ गया। देखिए बहुत तनाव बना हुआ है इसमें, कोई शक नहीं। क्रूड छोड़ा 80.51 पे था, 80.7 पे आज सुबह मिल रहा है मुझे। नहीं, जब हम लोग सुबह बात करें तो 79-78 था, वहां से आज देखिए आप 81 बाउंस बैक करेंगे। हाँ जी, 81.5 पहुंच गया, 4% की रैली हुई है। तो कारण ये था कि मिडिल ईस्ट में बहुत तगड़ा तनाव है कि वो इजराइल वाले ने मारा, ईरान के अंदर मारा, तो वो तनाव स्केलेट हो गया है। क्या रीजनल वॉर हो सकता है क्या, ऐसा रिपोर्ट्स में लिखा जा रहा है। बहुत तनाव है वहाँ पे, तो क्रूड का इम्पैक्ट इसकी वजह से आया है। तो एकदम से $2-3 की राइज, बड़ी राइज होती है क्रूड में। बस इस फोर्टनाइट ONGC एंजॉय कर लेगा, विंडफॉल रिड्यूस्ड, अगले फोर्टनाइट फिर हिसाब बराबर। अगले ना मतलब, अरे उसमें रिएक्शन देना बंद कर हाँ, दिया बंद ONGC कर ने, दिया। अरे थोड़ा ठीक है आप बढ़ाते घटाते रहो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये दो ही चीज़ें हैं मेन। बाकी इंग्लैंड वाला देखते हैं शाम को क्या था, कट होगा उससे मेरे ख्याल में। हाँ, उसमें 1/4 की बात कर रहे हैं, कट करेंगे वो लोग। ठीक है, यह है ग्लोब के समीकरण। वीरू के पास आऊं उससे पहले जरा दिखाइएगा, लाइए कल का मार्केट स्क्रीन पर। कंसोलिडेशन है, पर एक बात ध्यान रखिएगा, वो जो विनिंग स्ट्रीक है वो कंटिन्यू कर रही है। कल बैक टू बैक 4th स्ट्रेट सेशन था जब भारतीय बाजार बढ़त के साथ, मजबूती के साथ बंद होते हुए नजर आए। हाँ, ये जरूर हो रहा है, इंट्राडे रेंज सिमटती चली जा रही है। एक ग्राफिकल प्रेजेंटेशन आपकी स्क्रीन पर आएगा, पिछले 4 दिनों की तेजी। डॉक्टर साहब वो है क्या? हाँ, ये पिछले 4 दिनों की तेजी आपकी स्क्रीन पे पहले कॉलम में, अगले कॉलम में इंट्राडे हाई और लो की रेंज है। और ये रेंज देखिए एज सेशन प्रोग्रेस कर रहा है सिमटती चली जा रही है। पिछली प्लेट की बात हो रही थी। खैर, ये जो रेंज सिमट रही है कुछ हद तक एक कॉशियस अप्रोच हाईलाइट कर भी रही है। बड़े बड़े इवेंट्स खड़े भी हुए थे, पर एक चीज जरूर है, हम बार बार 25,000 के जोन को चैलेंज करने भी जा रहे हैं। अगली प्लेट में वो पिछले 3 दिनों के इंट्राडे हाईस, पहली बार वो हम ऑलमोस्ट 25,000 पहुंचते पहुंचते वहां से मिस कर रहा था, पर इंट्राडे हम बार बार उसी पॉकेट, उसी जोन, उसी थ्रेशोल्ड पे जाने की कोशिश कर रहे हैं। और कल के ट्रेडिंग सेशन में पहली बार 24,900 छोड़िए, 24,950 के ऊपर का क्लोज हम लेकर आए। तो है इंटरेस्टिंग, कंसोलिडेशन दायरे में सिमटता हुआ, लेकिन अपर थ्रेशोल्ड को बार बार चैलेंज करता हुआ। वीरू, गुड मॉर्निंग। अच्छा, वीरू से कल बातचीत जब हुई थी, बेस 1 24,808 होल्ड करा हमारा, थ्रेशोल्ड पॉइंट क्रॉस हुआ 24,906 का। उसके बाद डेज हाईस पे जाके भारतीय बाजार बंद होते हुए नजर आए। और कल के सेशन में हमने कॉन्फिडेंटली अपने लॉन्ग्स कैरी भी कर रखे हैं। तो आज जो गैप मिलना है उसमें आप वैसे ही पार्टिसिपेट कर रहे होगे, एंजॉय कर रहे होगे। वीरू, बढ़िया रहा कल का सेशन, बढ़िया रही कल की स्ट्रैटेजी, आज का फ्रेश अप्रोच। आज इस तरह के इवेंट्स पे रिएक्शन है और निफ्टी 50 की एक्सपायरी भी सामने खड़ी है। जी, देखिए आशीष, आपने जो 2 चीज़ बखूबी पहले समझाई कि हमारा बाजार रेंज बाउंड था। ये सोमवार की मॉर्निंग कमेंट्री में मेंशन था कि अभी हम रेंज बाउंड रहेंगे, कंसोलिडेशन इज पॉसिबल कंसिडरिंग कॉल राइटर्स एंड पुट राइटर्स कन्विक्शन। लेकिन जो दूसरी चीज़ आपने कही कि ये चैनल और स्क्यूज हो गई थी और छोटी हो गई थी। किसी भी बड़े ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन से पहले ये होना ज़रूरी होता है। एक कंसोलिडेशन जोन पहले वाइड होता है, फिर थोड़ा सा स्क्यूज हो जाता है। आशीष, 2 चीज़ें हैं। मैं परसों भी लॉन्ग कैरी करके गया था, कल भी लॉन्ग कैरी करके गया। मेरे को एक चीज़ अच्छी लग रही थी, बार बार 25,000 की ट्रैजेक्टरी के आसपास क्लोज होना, और 2 दिन से इस वीकली कॉन्ट्रैक्ट की एक्सपायरी का 25,000 का कॉल राइटर
कंफर्टेबल नहीं था। वो परसों भी एग्जिट करके गया और उसने कल कोई ग्रिप नहीं ली। वो एग्जैक्टली एक कन्विक्शन दे रहा था कि ये शायद जोन पार हो। आज की अप्रोच क्या है? देखिए, आज सब कुछ अच्छा है, सिर्फ अगर मैं इन्फोसिस को छोड़ दूं, सिर्फ, है ना, तो मैं उसको जहन में रखूंगा। और उससे पहले जरा एक बार इंस्टीट्यूशनल फिगर्स को देखते हैं। एफआईज कैश पे थोड़ा लिक्विडेशन कर रहे हैं, लेकिन उनके एग्जिट को थोड़ा सा डीआई सपोर्ट कर रहे हैं, वो फिल कर दे रहे हैं वो स्पेस। इंडेक्स फ्यूचर्स में एफआईज ने कोई सब्सटेंशियल चेंज नहीं किया, उनकी पोजीशन मोर और लेस सेम है। करीब करीब 383 करोड़ रुपए की उन्होंने यहाँ पे बाइंग करी। थोड़े बहुत अगर आप देखें तो लॉन्ग काटे और थोड़े बहुत शॉर्ट इन्फ्यूज किए, और स्टॉक फ्यूचर्स में करीब 2143 करोड़ रुपए की सेलिंग। कॉल शॉर्ट उन्होंने काफी बड़े मैग्नीट्यूड में कवर किए, करीब करीब 2,98,000 कॉन्ट्रैक्ट, और कॉल लॉन्ग भी कवर किए 2,53,000 कॉन्ट्रैक्ट। मोर और लेस उनकी इंडेक्स पोजीशंस में कोई बहुत तब्दीली नहीं हुई है। जो चीज़ मैं आपको दिखाना चाह रहा था आशीष, जो कल भी हुई, परसों भी हुई, 25,000 का कॉल राइटर कंफर्टेबल नहीं था, ना वो ग्रिप ले रहा था, और इनफैक्ट वीक कॉल राइटर्स ने उस जोन को, उस स्ट्राइक को कल हाथ भी नहीं लगाया। आप देखिए आपकी स्क्रीन पे 25,000 की कॉल का ओआई शेड हुआ, जो कि परसों ट्यूसडे के क्लोज में 83 लाख का था ना। एक और चीज है, स्टिल इनका कन्विक्शन ज्यादा नजर आ रहा है, इनका ओआई ज्यादा है, और यही हमारे लिए मेक और ब्रेक लेवल है आज। क्यों? पिरामिड्स को देखिएगा एक बार, आप स्क्रीन पे देखिए। कॉल राइटर्स कन्विक्शन थोड़ा कल ज्यादा था वर्सेस पुट राइटर्स, बट उन्होंने 25,000 की स्ट्राइक को नहीं छुआ। ये देखिए, 3 वाइल्ड ब्लू कैंडल्स, उसके अगेंस्ट कम वाइल्ड लाइट ब्लू कैंडल्स। यही हमारा आज का सबसे बड़ा क्रक्स है। लेवल लेके आइएगा। बेस 1 पहले डिफाइन करते हैं। देखिए, बेस 1 डिफाइन करना हमारा बहुत जरूरी है, क्योंकि ड्यूरिंग द डे टर्बुलेंस जब आएगी वही काम करेगा। दैट्स 24887 एंड 24883। एज अ डे ट्रेडर जब आपको ये लेवल मिले ड्यूरिंग द डे, इट्स अ क्लियर कट डिफाइंड बेस, यहां पे ट्रेड को जरूर ग्रिप करना है। बट जो ट्रेड हमने कल कैरी किए, उनके लिए क्या 25,010 और 25,033। मैं क्या कह रहा हूं, कॉल राइटर्स काफी ज्यादा थे। अगर 25,000 रेसिस लेके आइए, 25,010 और 25,033 के ऊपर हम टिक गया आशीष, तो एक और स्ट्रॉन्ग शॉर्ट कवरिंग सेशन आपको ऑन द हायर साइड 25,131 और साथ ही साथ 25,188 दे सकता है। बट इसमें यह है क्रिटिकल फैक्टर कि क्या इन्फोसिस इस आई थिंक मूड को थोड़ा स्पॉइल करेगा, वो वक्त बताएगा। बट 25,033 के ऊपर ये रेंज, ये क्लस्टर्स खुल जाएंगे। नाउ निफ्टी बैंक कल जैसे हम सुबह बात करते थे ना आशीष, क्या बात हुई थी, 51,500 पे कॉल पुट दोनों का कंसंट्रेशन बता रहा था कि ये इंडेक्स कल कहीं नहीं आने वाला, और पूरे दिन उसी कॉल राइटर की, उसी पुट राइटर के नजदीक बैठा रहा। आज क्या है, 52,000 पे कॉल राइटिंग है, 51,000 पे पुट राइटिंग है, 51,500 पे फिर सिमिलर सर्कमस्टेंसेस है। ये कॉल पुट राइटर इक्वल क्वांटम में बैठे हैं। ये देखिए बीच में आशीष, बीच में विराजमान है कॉल राइटर पुट राइटर। ये टिपिकल साइन ऑफ होता है कंसोलेशन, टिपिकल कि इंडेक्स इस ट्रेजेक्टरी को अभी छोड़ने के मूड में नहीं है, ना कि कोई स्टॉक फ्यूचर है जो इस जोन को पार करा दे। लेके आइए बेस और रेजिस्टेंस का लेवल। बट विद इन दिस रेस्ट्रिक्टेड जोन याद रखिएगा बेस 1 काम करेगा 51,260 और 51,032। अब ये क्या है, ये है 50 डेमा का जोन, ये है पुट राइटर्स का जोन। इस पे ट्रेड को पिक कीजिएगा इसी रेस्ट्रिक्टेड जोन में, और ऊपर की तरफ RS1 51,648, 51,760, इस जोन में निपटा दीजिएगा ट्रेड्स को। और अगर ये निफ्टी बैंक को इस क्लस्टर से बाहर निकलना है तो आशीष वी नीड अ क्लोज अबाउ 52104, एटलीस्ट 51967। इसके ऊपर एक क्लोज आएगा तभी इस रेंज से हम निकलेंगे, अदरवाइज आपको रेंज बाउंड ट्रेड ही करना है आशीष। बहुत बढ़िया। ये है निफ्टी बैंक का आज एक्सपायरी के दिन का हमारा अप्रोच। हर्षदा के पास चला जाए और समझा जाए सारे इंपॉर्टेंट स्टॉक्स की न्यूज। और पहले सोचा था कि जीएसटी वाले मामले के लिए जीएसटी एक्सपर्ट को बैठाया जाए, फिर सोचा अपन को ही समझते समझते आधा पौन घंटा लग जाएगा, तो सिर्फ खबर समझ लेते हैं और छोड़ देते हैं। हर्षदा क्या क्या न्यूज है भाई? तो इसी न्यूज़ के साथ शुरुआत करेंगे। कंस्टिंग और जीडीआर में एक ड्रास्टिक रिएक्शन देखने को मिला है। डीजीजीआई ने क्लेम किया है कि इन्फोसिस ने करीब 32,403 करोड़ की टैक्स इवेट किया है, टैक्स चोरी की है, और उसके ऊपर इन्होंने ऑफ कोर्स एक स्टेटमेंट इशू किया। अब कंपनी ने क्लैरिफाई किया है कि ये जो नोटिस पीरियड है वो करीब जुलाई 27 से मार्च 22 के बीच है, और ये एक्सपेंसेस जो इनके ओवरसीज ब्रांच ऑफिसेज ने इनका किए हैं उस पर जीएसटी की मांग दरअसल की गई है।
उन्होंने ऑफ कोर्स इस शो कॉज नोटिस पर रिस्पॉन्ड किया है, लेकिन कंपनी क्लियरली कहती है, जो रेगुलेशंस है वो साफ कहते हैं कि जीएसटी इन एक्सपेंसेस पर लागू होना ही नहीं चाहिए। अब ऐसी स्थिति में उन्होंने ये भी मेंशन किया है, सीबीआईसी के रीसेंट सर्कुलर जो जीएसटी काउंसिल के रिकमेंडेशंस पर बने थे, यहाँ पर स्पेसिफिकली मेंशन है कि ओवरसीज ब्रांचेस में इस तरह की जो सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं एक इंडियन एंटिटी को, वो जीएसटी के लिए सब्जेक्ट नहीं है, यानी कि उन पर जीएसटी नहीं लागू होना चाहिए। अब इसमें देखते हैं मामला आगे कितना बढ़ता है, लेकिन 32,000 करोड़ वो इनफैक्ट हेडलाइन देखकर सभी लोग शॉक में गए। आज देखते हैं स्टॉक कैसे रिएक्ट कर रहा है। कंपनी कह रही है सारी चीजें इन्होंने कंप्लाई की हैं, ये इनफैक्ट एक गलत डिमांड रेस की गई है। लेट्स सी यहाँ पर जीएसटी डिपार्टमेंट और डीजीजीआई की तरफ से क्या अपडेट निकल कर आता है। दूसरी तरफ आज आप नंबर्स में टाटा स्टील पर नजरें रखेंगे। अच्छा, टाटा स्टील के केस में हुआ ये है कि हम सब जान रहे थे कि इंडिया ऑपरेशंस में कोई दिक्कत नहीं है, और इस बार भी वही होता हुआ दिखाई दिया। इंडिया एबिटा पर टन इन लाइन आता हुआ दिखाई दिया है। जो पॉजिटिव है, जो सिल्वर लाइनिंग है नंबर्स में, वो दरअसल है कि यूरोप में कुछ पिकअप देखने को मिल रहा है, क्योंकि इनका नेदरलैंड्स का कारोबार कुछ पॉजिटिविटी की तरफ आने लगा है, तो वो एक पॉजिटिव है। उस लिहाज से प्रॉफिटेबिलिटी में 75% का इजाफा, यहाँ पर 918 करोड़ का आंकड़ा देखने को मिला है। 950 का अनुमान था, एक हल्का सा मिस है, क्योंकि एक एक्सेप्शनल आइटम के लिए कंपनी को एडजस्ट करना पड़ा। वो नहीं होता तो शायद उम्मीद से बेहतर वो प्रॉफिट का नंबर होता। आप देखिएगा रेवेन्यू 8% की गिरावट दिखा रहा है, 54,771 करोड़ के आसपास। इबिटा में अच्छी ग्रोथ है, नियरली 29% की, और मार्जिन्स 12.2% पर आए हैं, जहां पर अनुमान लगभग 11% का था। तो इंडिया इबिटा पर टन एक्सपेक्टेशन से ज्यादा बेहतर करता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि रॉ मटेरियल कॉस्ट भारत के लिहाज से कुछ कम होते हुए दिखाई दिए हैं। यूरोप में जो यूके और नेदरलैंड्स का बिजनेस आप जोड़कर देखते हैं, वहां पर भी एबिटा पर टन में थोड़ी सी बेहतरी आती हुई जरूर दिखाई दे रही है। तो ये इनफैक्ट नेदरलैंड्स के बिजनेस में टर्न अराउंड देखने को मिला है, वो एक पॉजिटिव है। लेकिन यहाँ पर भी एक बड़ा मैटर उभर कर आएगा। सुप्रीम कोर्ट ने इनफैक्ट फाइनल जजमेंट सुनाई नहीं है, मामला अभी भी रिजर्व रखा है कि क्या यहाँ पर मिनरल माइनिंग पर टैक्स राज्य सरकारें लेंगी या नहीं। ऐसी स्थिति में अगर वो क्लेम आता है, वो 13,000 करोड़ का प्रोविजनिंग टाटा स्टील ने पहले ही कर रखी है। इस पर आज मैनेजमेंट से जब चर्चा होगी, कुछ और डिटेल समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन ये स्टॉक आप रेडार पर रखेंगे। इसके अलावा कोल इंडिया के केस में मुनाफे में 4% का इजाफा देखने को मिला है। 10,943 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट कोल इंडिया ने डिलीवर किया है। रेवेन्यू 1.5% बढ़ा है, फ्लैट है 36,464 करोड़ पर। एबिटा में 5% तक की ग्रोथ देखने को मिली है। वॉल्यूम्स इंप्रूव हुए हैं, 37% के 39% प्लस आते हुए दिखाई दिए हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा भी रेडार पर रखेंगे। बैंक ऑफ बड़ौदा एक्चुअली ज्यादा फोकस में आया था जब पीएनबी ने अपना गाइडेंस बढ़ाया था, तो इस क्वार्टर में बैंक ऑफ बड़ौदा का प्रदर्शन अच्छा है। 9.5% का इजाफा प्रॉफिटेबिलिटी में देखने को मिला है। ये 4,458 करोड़, हालांकि 4,500 करोड़ प्लस का अनुमान था। ब्याज से आए 11,600 करोड़ पर आती हुई दिखाई दी है। इनलाइन आप कहेंगे। मार्जिन्स जो हैं वो 3.18% पर है, तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर मार्जिन्स में हल्का सा स्ट्रेस देखने को मिल रहा है, करीब 10 से 17 बेसिस पॉइंट तक का, 10 बेसिस पॉइंट का रादर। और नेट एनपीए में हम देख रहे हैं स्थिति स्टेडी ही देखने को मिल रही है। तो ये कुछ नंबर्स होंगे जिस पर आप रिएक्ट करेंगे। जेके लक्ष्मी सीमेंट ऑपरेशनली मजबूत तिमाही रही है, तो वो पॉजिटिव रहेगा। फीनिक्स मिल्स ऑपरेशनली मजबूत क्वार्टर दिखाई दे रहा है। कंपनी ने इनफैक्ट 1:1 का बोनस भी ऐलान किया, उस पर रिएक्ट करेंगे। प्रेस्टीज के केस में प्रॉफिट नीचा है, लेकिन रेवेन्यू ऑपरेशनली और मार्जिन्स के लिहाज से देखेंगे तो परफॉर्मेंस अच्छा है। प्रिकॉल के नतीजे अच्छे हैं, तो ऐसे कुछ पॉजिटिव्स भी हैं नंबर्स के लिहाज से, जिस पर आज स्टॉक मार्केट रिएक्ट करेगा। ओके, रखिए इन तमाम स्टॉक्स को रडार पे। डिटेल लिस्ट और भी है, और भी स्टॉक्स इन न्यूज़ हैं जो 8:30 बजे अपन चर्चा कर लेंगे, और कुछ सीधा सौदा में भी मेंशन हो जाएंगी। जुड़े रहिएगा CNBC आवाज के साथ। यहाँ पे लेता हूँ ब्रेक के उस पास जब लौट के आऊंगा तो आज का इवेंट्स कैलेंडर और साथ साथ कमोडिटी स्ट्रैटेजी। ओके, ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है। एक काम करता हूं, पहले आज का इवेंट्स कैलेंडर चलते हैं, उसके बाद कमोडिटीज की चर्चा।
थर्सडे निफ्टी 50 कॉन्ट्रैक्ट्स की वीकली एक्सपायरी, बैंक ऑफ इंग्लैंड का इंटरेस्ट रेट डिसीजन और शायद 2020 के बाद पहला रेट कट 1/4 का आने की तैयारी हो रही है। उल्टा कल बीओजे ने रेट हाइक कर दिए थे। ऐसे बदल रही हैं कहानियां। यूएस का इनिशियल जॉबलेस क्लेम्स का नंबर आज शाम को, हमारे ऑटो बिक्री के आंकड़े आज दिन भर आ रहे होंगे पिछले महीने जुलाई के। निफ्टी के जो 5 रिजल्ट्स हैं, अदानी एंटरप्राइजेस, अदानी पोर्ट्स, आईटीसी, सन फार्मा और टाटा मोटर्स। वायदा के 3, आदित्य बिरला कैपिटल, डाबर इंडिया और एस्कॉट्स। कैश की लिस्ट लंबी है। नवनीत एजुकेशन की बोर्ड मीट आज, बायबैक पे कंपनी का बोर्ड विचार करेगा। कुछ एक्स डिविडेंड्स हैं जिसमें हीरो मोटोकॉर्प 40 रुपए का एडजस्टमेंट है, बाकी नॉन निफ्टी वाले, इसलिए आपकी स्क्रीन पर रख देता हूं बस। सुबह 10:30 बजे भारत का मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई, दरअसल ग्लोबली मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई के नंबर्स आज रिलीज होने हैं। ग्लोबली यूएस का मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई, यूरोजोन का अनएम्प्लॉयमेंट रेट और ईसीबी का इकोनॉमिक बुलेटिन सामने आएगा। यूएस के नतीजे आज तूल पकड़ेंगे भाई। किसी एप्पल, अमेजॉन और इंटेल जैसी कंपनीज के रिजल्ट्स आने। एकम, वो जो अपन आकुम कर रहे थे वो दरअसल एकम है। एकम ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स का आईपीओ आज बंद होगा। उसी के साथ आज एक सीगल इंडिया, दरअसल एक कंस्ट्रक्शन ईपीसी कंपनी, उसका आईपीओ खुलने जा रहा है। 1250 करोड़ रुपए जुटाना चाहते हैं। ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी का आईपीओ कल खुल रहा है। आज शाम को एंकर बुक खुलेगी, उसकी डिटेल सामने आएंगी, इसीलिए इंपॉर्टेंट। और निसान इंडिया आज अपनी एसयूवी निसान एक्स ट्रेल लॉन्च करेगा, उसकी कीमतें सामने रखेगा, पर महंगी वाली है ये, ऐसा लगता है 40-50 लाख वाला आइटम है। खैर, कमोडिटी पे चला जाए, और कमोडिटी के एक हाईलाइट है, अभी कुछ ही देर पहले अपडेट आया था, टिकर टीम जब चला रही थी, नीचे आपको देखा होगा, सोना इंटरनेशनल मार्केट्स में $2500 प्रति आउंस के लेवल ब्रीच कर गया था। ये पहली बार हो रहा है कि $2500 प्रति आउंस के ऊपर, और लार्जली 2 रीजंस हैं। सोना दिखाएंगे नहीं डायरेक्टर साहब? 2 रीजंस है लार्जली। फेड की जो कमेंट्री, रेट कट की तरफ हम सितंबर में बढ़ रहे हैं, और दूसरा वो जो सेफ हेवन अपील है, क्योंकि जियोपॉलिटिकल कंसर्न्स माउंट हो रहे हैं। अभी इनकी ग्लोबल कमेंट्री में मेंशन था कैसे मिडिल ईस्ट में कॉन्फ्लिक्ट बढ़ रहा है। इन सब के बीच सोने में बढ़िया मूव्स बनते हुए। खैर, आज की स्ट्रैटेजी, एसएमसी ग्लोबल सिक्योरिटीज की वंदना भारती ने मदद करी है। वंदना कह रही कच्चा तेल खरीदिए, ये अभी बात हुई थी, इंट्राडे में मूव्स बहुत अच्छा है कच्चे तेल में। 6450 का स्टॉप है, 6550 के टारगेट्स हैं, और वंदना कह रही है सोना भी खरीद लीजिए भाई। 68,600 का स्टॉप लॉस लगाइए, 69,300 की कर रहा है सोना तैयारी। इस नोट पर छोड़े जा रहा हूं आपको गिफ्ट निफ्टी के डिसेंट से 1/4 के गैप के साथ शुरुआत होने के इंडिकेशंस, और अगर 1/4 वाकई हो रहा है, तैयारी कर लीजिए 25,000 की। फाइनली आज 25,000 पार होगा। कोई टी शर्ट नहीं बनवा रहे आजकल? वो आपने मना किया था कि टुटका मतलब नहीं तो क्या है, अभी रात में पहनने वाले कपड़े खत्म हो रहे हैं मेरे पास। ओके, नहीं आजकल गणपति के लिए टी शर्ट छप रही, जगह जगह बोर्ड लगे हुए हैं, अप्लाई कर दो घर में पहनने। चलिए ब्रेक के उस पार सीधा सौदा। नमस्कार।